లోక్సభలో నీట్పై గందరగోళం నెలకొంది. లైవ్ చూద్దాం. शपथ है, शपथ माननीय सदस्य, एक माननीय सदस्य की शपथ है. प्रतिपक्ष के माननीय नेता इनको सबको समझाओ कि कब उठना है, कब बैठना है. माननीय सदस्य, अभी माननीय एक सदस्य की शपथ है, वह करा रहे हैं. इनकी शपथ करा रहे हैं ना. यस यस सर, अलाउ 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 यस. महासचिव वेस्ट बंगाल श्री एस.के. नूरुल इस्लाम. वहां पे लेकर जाइए. हाँ हाँ, परंपरा रही है बेटा. লোকসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়ে আল্লাহর নামে শপথ করছি যে বিধি দ্বারা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমার সত্যিকারের বিশ্বাস ও সংবিধানের প্রতি আমার আনুগত্য থাকবে. আমি যে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে থাকব. আমি যে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছি তা বিশ্বস্ততার সাথে পালন করব. थैंक यू. आइटम नंबर 6 से किरण रिजिजू जी. आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके निम्न प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि इस सभा के सदस्य लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 311 के उप नियम 1 द्वारा अपेक्षित रीति से 30 अप्रैल 2025 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 30 सदस्य निर्वाचित करें. एक मिनट, आप वरिष्ठ हैं, तो पेपर टेबल हो रहा है, सारी कमेटियां बननी है. बच्चों को नहीं पता सर. जी, कमेटी बननी है. प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ. हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ. आइटम नंबर 7. Sir, with your kind permission, I rise to move that the members of this House do proceed to elect in the manner required by Sub-Rule 1 of the Rule 309 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha 15 members amongst themselves to serve as members of the Committee on Public Accounts for the term ending on 30th April 2025. प्रश्न है कि माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए. जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, हर विषय पर, हर मुद्दे पर आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं और सरकार आपके हर विषय का जवाब देगी. आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते, मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते, राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते. मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन चलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है. हमें जनता ने बहुत अपेक्षाएं, आकांक्षाओं के चुनकर भेजा है. सदन के शुरुआत दिनों में नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाने देना, ये संसदीय लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है. मेरा आपसे आग्रह है, आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर इस मुद्दे पर जोर से बोलिए. मैं आपको अलाउ करूंगा. किरण रिजिजू जी. आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पर चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है. ये पहली बार
पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है। मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं। पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपको सदन में नारेबाजी करने के लिए नहीं भेजा है। मैंने पूर्व में कहा था, सदन का विरोध और सड़क के विरोध में अंतर होना चाहिए। आप सदन में अपनी बात को कहिए, राष्ट्रपति अभिभाषण में पूरे मुद्दे पर कहिए। आप राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, नीट के मुद्दों पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा नहीं करना चाहते, देशी और मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहते। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 1 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ऑनरेबल एस Sir, I have got the highest regard. All our senior members wants to raise the issue of the NEET. What has happened? Lakhs and lakhs of students are suffering in the country. Please, I have no objection. But the point is, the government has already taken the decision and order for a CBI inquiry. The inquiry has not been completed. In 3 states, they have arrested the people who are responsible for this type of damage. Sir, please, sir. I am sitting in this house. I don't want to take sides. But so far as the NEET examination is concerned, what has happened? Yes, I do agree. You can't fix the responsibility because there are thousands of examiners in the whole country. Is it so easy to fix the responsibility on an individual? The examination has, of course, it has gone wrong. And the government has taken the decision. It is the right decision. The concerned minister, the concerned minister has taken the decision. Till the inquiry is completed, you can't. Till the inquiry is completed, you can't take responsibility and damage the image of the government. I don't agree. We have got sufficient scope to debate on the issue of on the President address. On the President address we can discuss. But this is not the way. Unless and until the inquiry is completed, you can't fix the responsibility. I am not going to take side. But the way in which our all elders, they are all senior leaders, they are all mature leaders. I don't know. When the inquiry is going on, how can they go on attacking the government? This is not the way. I only appeal to all mature leaders, senior leaders. Please, knowing full well, you know the entire issue, I only appeal to you not to say unnecessary, try to blame the government. The government has done its duty and the inquiry is going on. Till the inquiry report comes,
the minister, the HRD minister cannot take any decision or the government cannot take any decision till the inquiry is completed and the culprit is known. Then only we can discuss about the concerned person who is responsible. I make an appeal to all these members to see that let the house go smoothly. That's all, sir, what I can appeal. एजेक्स प्राइम मिनिस्टर बहुत मैच्योर्ड माननीय देवगौड़ा जी देश के बड़े सम्मानित नेता हैं। उन्होंने जो कहा आपने सुना। प्लीज माननीय सुधांशु जी प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। सभापति महोदय, अभी इस सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य, वयोवृद्ध नेता, पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय एचडी देवगौड़ा जी ने जो विचार कहे, बड़े दुख का विषय है कि 21 घंटे का समय आवंटित होने के बावजूद, सबसे वरिष्ठ सदस्य के द्वारा यह अनुरोध करने के बावजूद जिस प्रकार का आचरण दिखाया जा रहा है, इससे साफ समझ में आता है सभापति महोदय कि इनका उद्देश्य सवाल का जवाब और जवाब के सवाल में नहीं है, इनका उद्देश्य बवाल में अधिक दिखाई पड़ रहा है। इसलिए ये अपोजिशन की इस नियत को भी स्पष्ट करता है। अब मैं विषय पे आता हूं। जो मैं बता रहा था कि बिंदु क्रमांक 5 पर राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि यह देश के इतिहास में 60 साल के बाद यह पहली बार एक घटना हुई है जब लगातार 3 बार किसी प्रधानमंत्री को स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया हो। और जिस समय महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने यह शब्द बोला था, हम सबको ध्यान है, सबसे अनेक विपक्षी सदस्यों ने अपनी अपनी सीट पर आवाजें करते हुए इसका प्रतिवाद किया था। संभवतः उनके मन में इस बात के लिए स्वीकार्यता नहीं हो पा रही थी कि यह कैसे हो गया कि लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का वो रिकॉर्ड जिसके ऊपर वो बहुत इतराते थे, उसकी बराबरी हो गई। मगर हमारे बहुत से विपक्षी सदस्य कहते हैं कि साहब नेहरू जी की बराबरी तो मोदी जी से नहीं हो सकती। तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तीसरी बार मोदी जी चुन के आए हैं और ये मैं भी मानता हूं कि नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती, इसलिए तीसरी बार आने पे मैं सिर्फ 3 बिंदु दूंगा जिस पर हम मानते हैं कि नेहरू जी और मोदी जी की बराबरी नहीं हो सकती। नंबर 1, जब मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट चुने जाने थे, सभापति महोदय, मुझे आज तक याद है 13 सितंबर 2013 शाम 6 बजे भाजपा की पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होनी थी और मोदी जी स्वयं उसके मेंबर थे, मगर उन्होंने कहा मैं उस बैठक में नहीं आऊंगा जिसमें मेरे बारे में विचार हो रहा हो। यह होता है नैतिकता के आधार के ऊपर निर्णय। और उस समय राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष थे, तो मुझे यह दायित्व दिया गया था कि मैं मोदी जी को रिसीव करके अध्यक्ष के कमरे में बैठा लूं और जब बैठक समाप्त हो जाए तो हम एक साथ जाएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित करने के लिए। और महोदय, पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड एक मत था, सारे कार्यकर्ता एक मत थे और पूरा देश एक मत था और तब प्रधानमंत्री के कैंडिडेट मोदी जी घोषित हुए। उधर पंडित जवाहरलाल नेहरू जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 26 अप्रैल 1946 को कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुना जाना था और उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी थी और 20 अप्रैल को मौलाना आजाद को गांधी जी ने लेटर लिखा कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए और मैं चाहता हूं कि नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। परंतु इसके बावजूद उस बैठक के अंदर क्या हुआ, इसका रिकॉर्ड आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट, मौलाना आजाद ने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम, राजमोहन गांधी ने अपनी किताब सरदार पटेल और उस समय के सबसे प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी किताब इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर में लिखा है कि 1 वोट मिला पट्टाभी रमैया को और शायद 1 या 2 वोट मिले आचार्य कृपलानी को, शेष सारे वोट मिले सरदार पटेल को और 0 वोट मिले जवाहरलाल नेहरू जी को। वाकई कैसे तुलना हो सकती है? सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले मोदी जी और 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने वाले सरदार हमारे नेहरू जी। एक वो नेता जिसको पूरे देश ने नेता माना, एक वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। इसलिए वाकई तुलना नहीं हो सकती। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा, आज खड़गे जी अध्यक्ष बनना था तो सोनिया गांधी जी की इच्छा थी तो सारे डेलीगेट्स ने खड़गे जी को वोट कर दिया
और शशि थरूर जी ने नामांकन वापस कर लिया। उस समय गांधी जी की इच्छा के बावजूद किसी ने नेहरू जी को वोट नहीं किया, तो मैं कह सकता हूं आज खड़गे जी की स्थिति उस समय के नेहरू जी से बेहतर है। अब मैं दूसरा बिंदु कहना चाहता हूं कि इसमें वाकई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और खड़गे जी में तुलना नहीं हो सकती। देखिए नेहरू जी ने के विषय में प्रख्यात शायर मजरूह सुल्तानपुरी ने एक आर्टिकल लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है, और उसके बाद सभापति महोदय 2 साल जेल में रहे। और यहां मोदी जी के समय में हिटलर की मौत, मोदी जी की मृत्यु की कामना और कब्र खुदेगी जैसी बात कहने वाले लोग तो छोड़िए, जिन्होंने बोटी बोटी की बात कही थी वो सम्मानित सदस्य होकर अगले सदन में आ गए, और इसके बावजूद किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कोई तुलना नहीं है मोदी जी और नेहरू जी की। दोनों की अप्रोच में जमीन आसमान का अंतर है। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं, हमारे तीसरा बिंदु, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को कितने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। इसमें भूटान, फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, रूस और मालदीव। और मेरे विरोधी विशेष रूप से सुने, इसके अतिरिक्त तमाम मुस्लिम देश, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, अफगानिस्तान और विशेषकर ध्यान दें फिलिस्तीन, इतने देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया, जो भारत के इतिहास में मंत्री को नहीं मिला। और प्रधानमंत्री जी ने किसको सर्वोच्च सम्मान दिया? हमने भारत के, हमारी सरकार ने और सरकार की बनाई समिति ने सिर्फ हमारे नेताओं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी और आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को ही भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नहीं दिया, हमने कांग्रेस के भी नेताओं को सम्मान दिया। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं को भारत रत्न मिला। मदन मोहन मालवीय जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, प्रणब मुखर्जी जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, पीवी नरसिम्हा राव जी को हमारी सरकार में भारत रत्न मिला, हमारी पार्टी के नहीं थे परंतु कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला, और कांग्रेस के नेता एससी जमीर और तरुण गोगोई जी को पद्म अवार्ड मिला। दूसरी तरफ नेहरू जी ने क्या किया? न किसी से अवार्ड मिला। अरे भाई, दूसरी पार्टी छोड़िए, अपनी पार्टी के सरदार पटेल और बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं दिया, उन्होंने अपनी सरकार से खुद को भारत रत्न ले लिया। यानी एक मोदी जी जिन्होंने सबको भारत रत्न दिया, और एक उनकी सरकार जिसमें खुद को भारत रत्न मिल गया। तो मैं मानता हूं कि इन तीनों बिंदुओं पर नेहरू जी और मोदी जी में कोई तुलना नहीं है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मोदी जी नेहरू जी